गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल तैयार किया था यूट्यूब पे, ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आराम से कर सके, है ना। हिंदी मीडियम में पढ़ाती हूँ ताकि समझने में सबको आसानी हो। ठीक है। बहुत बच्चों के पास किताब नहीं है, वे लोग किताब के चलते पढ़ ना पाए, इसलिए मैंने किताब से ही पढ़ाया है। कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो छूटा हो, मैंने हर एक पेज को कवर किया है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं अभ्यास वो मैंने करवाया है। ठीक है। इसलिए किताब जिनके पास नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप मेरा वीडियो को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, तीसरा बार में तो आप क्वेश्चन आंसर सब कॉपी में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो कल तक इसके पहले वीडियो में मैंने 6th क्वेश्चन को लास्ट तक बतलाया था। तीनों क्वेश्चन 6th में जो है, एक वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा था वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी, तीसरा था दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाए तो क्या होगा, है ना। यहाँ तक मैंने बता चुका। अब मैं शुरू करूंगी 7वां क्वेश्चन का आंसर। तो 7th क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण की जो सार्वत्रिक नियम है उसका महत्व क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं, ठीक है, अनेक ऐसी परिघटनाओं को सफलतापूर्वक व्याख्या करता है, जैसे वर्षा, बर्फ गिरना, नदियों झरनों से पानी बहना, है ना। इस तरह की परिस्थितियों की वह व्याख्या करता है, बतलाता है। हमें पृथ्वी से बांधे रहने वाला बल, पृथ्वी से बांधे रहने वाला बल नियम का महत्व यह है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना, है ना। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होना, सूर्य के चारों जितने भी ग्रह होते हैं उनका गति होना, तथा चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा होना। ज्वार भाटा जो है यह आपको क्लियर दिखेगा अमावस्या और पूर्णिमा की रात में, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा की रात में लहरों में ज्वार भाटा समुद्र के लहरों में बहुत क्लियर दिखेगा। इस नियम की सहायता से हम विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम की सहायता से हम आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। अच्छा, आकाशीय पिंडों की गति तथा उनकी कक्षाओं की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, हम आकाशीय पिंडों की गति तथा उनकी कक्षाओं की दूरी को भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे महत्व है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति होना, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा होना, फिर इस नियम की सहायता से विभिन्न आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है आदि का द्रव्यमान ज्ञात करना, और आकाशीय पिंडों की गति तथा उनकी कक्षाओं की दूरी भी ज्ञात करना। इतना हम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी अनेक परिस्थितियां जैसे परिघटनाएं, जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियों तथा झरनों से पानी बहना आदि की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया। अब 8वां है
मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन का त्वरण क्या है? यानी कि मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल, है ना? फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या है? तो फ्री फॉल का एक्सेलरेशन वह होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है ना? मुक्त पतन का त्वरण यानी कि फ्री फॉल का एक्सेलरेशन वह एक्सेलरेशन है, वह त्वरण होता है जो पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है। कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिरती है तो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली किसी भी वस्तु पर लगता है वह त्वरण। तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण लगता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसे हम स्मॉल जी द्वारा व्यक्त करते हैं। गुरुत्वीय बल को स्मॉल जी द्वारा व्यक्त करते हैं तथा इसका मान लगभग 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। जब हम जी से व्यक्त करते हैं तो थोड़ा सा और हम जान लें कि जी का जो मान होता है लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, या 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 होता है। और हम ऐसे लिख सकते हैं F इजकल टू एम इंटू जी। एक्सलेशन के यहाँ पर हम लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण को हम लिखेंगे जी, है ना? तो वही मुक्त पतन का त्वरण है जी, और F इजकल टू एम इंटू जी सूत्र होगा। ठीक है, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? हम भार कहेंगे, है ना? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्वीय बल वस्तु का भार कहलाता है और भार को हम लोग इसे W से निर्दिष्ट करते हैं। हम्म? इसे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे जी द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। लेकिन ये पृथ्वी तथा ये भार ही कहलाता है। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच जो गुरुत्वीय बल लगता है वह उसे हम वस्तु का भार कहेंगे, है ना? ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों? ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है, ये हमको संकेत में बता दिया गया है ना? तो जो व्यक्ति ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है वह इस सोने को जब विषुवत रेखा पर बेचता है, विषुवत वृत्त पर यानी कि इक्वेटर पर जब देता है तब उस सोने का भार कम हो जाता है, वो उससे संतुष्ट नहीं होगा, है ना? क्योंकि किसी वस्तु का भार जी के मान पर निर्भर करता है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के मान पर निर्भर करता है। तो जी, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर ई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब जी का मान अधिक होता है, जी का मान यानी कि जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है ध्रुवों पर। हाँ, ध्रुवों पर जी का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक है।
तो जी का मान अधिक है ध्रुवों पर पृथ्वी की, तो पृथ्वी की त्रिज्या आर कम है। ठीक है, जब अ, किसी पोल पर जी का मान अधिक है ध्रुवों पर, तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह कम है, आर कम है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से अधिक है। जो विषुवत वृत्त है ना, इस पर त्रिज्या जो है वह ध्रुव से अधिक है, त्रिज्या अधिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सोने का भार ध्रुवों पर सोने के भार से कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पोल पर WP को हम पोल मानेंगे, है ना, भार, पोल पर क्या वेट है और इक्वेटर पर क्या वेट है, तो WP लिखेंगे पोल पर का वेट, हाँ, और WE लिखेंगे इक्वेटर पर का वेट, विषुवत वृत्त पर का वेट। तो G इजकल टू G m/r²। तो क्या होता है कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से अधिक है, तो G का मान यहाँ कम है। तो G का मान कम होने से क्या हो जाता है कि ध्रुवों पर सोने का भार कम हो जाता है। सोने का भार ध्रुवों पर नहीं, विषुवत वृत्त पर, सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सोने का भार कम हो जाता है। ध्रुवों पर सोने के भार से कम है, किस पर, विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा पर, विषुवत वृत्त पर सोने का भार ध्रुवों, इन ध्रुवों की अपेक्षा कम होती है। ध्रुवों पर सोने के भार से कम है, इसलिए वह मित्र खुश नहीं होगा। और हमारा धरती जो है वह बिल्कुल गोल नहीं, ये हमें याद रखना है, ये बिल्कुल गोल नहीं है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से अधिक है, और ध्रुव पर क्या है कि ग्रेविटेशन का मान अधिक है और त्रिज्या कम है ना। पोल पर त्रिज्या कम है, ऐसे करके हमारा पृथ्वी है ना, और यहाँ पर बीच है हमारा विषुवत वृत्त बीच में। तो पोल ग्रेविटेशन यहाँ पर अधिक है, पोल पर ग्रेविटेशन का मान अधिक है, लेकिन त्रिज्या कम है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर क्या, इक्वेटर पर क्या है, पोल का मान, ये ग्रेविटेशन का मान कम है और त्रिज्या अधिक है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या अधिक है, पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुव से अधिक है, लेकिन ग्रेविटेशन का मान कम है, जिसके कारण सोने का भार कम हो जाता है। हाँ, और ज्यादा इसमें कुछ सोचने का नहीं है, चूंकि विषुवत रेखा पर त्रिज्या अधिक है, ग्रेविटेशनल कम है, तो कम होने के कारण सोने का भार जो है वह ध्रुव की अपेक्षा कम होगा। बस यही इसका आंसर है। 11 क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है कि एक कागज की शीट उसी प्रकार की शीट को हम मरोड़ करके हम गेंद बना लेंगे, तो कागज की शीट उस गेंद से धीमी क्यों गिरती है। ठीक है, एक कागज की शीट को हम ऊपर से गिराएंगे और उतना ही बड़ा कागज की शीट को हम मोड़ करके गोल गेंद बना लेंगे, और जब दोनों को हम एक साथ गिराएंगे तो कागज की शीट धीमी क्यों गिरती है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग सब किए होंगे, जब आप लोग छोटे होंगे या अभी भी होंगे तो छत पर से गिराते होंगे कि मेरा पहले पहुंचेगा, मेरा कागज पहले पहुंचेगा, मेरा ये, ऐसे हम लोग भी बचपन में करते थे और आप लोग भी एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे। लेकिन उस समय इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान नहीं दिए होंगे कि क्यों ऐसे गिरा, क्यों देरी से गिरा, क्यों जल्दी से गिरा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि कागज की जो शीट है वो खुला हुआ है,
तो कागज का शीट खुला रहने के कारण क्या हो गया, उसका क्षेत्रफल फैला हुआ हो गया, बड़ा हो गया क्षेत्रफल, और कागज का गेंद जो है वह गोल होकर के छोटा सा हो गया, है ना। तो कागज का क्षेत्रफल गेंद के क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण उस पर वायु घर्षण बल या वायु प्रतिरोधक अधिक होता है ना। कागज का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण उस पर वायु का, एयर का रेजिस्टेंस अधिक होता है, या ये उस पोले के वायु घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह कागज के गेंद की अपेक्षा धीरे धीरे गिरता है, इसलिए वह आराम से हिलते डुलते कागज नीचे गिरता है। आप लोग अभी भी गिरा के देख लीजिएगा, वो कागज आराम से उड़ते रहेगा, उड़ते उड़ते धीरे धीरे तब नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर कि शीट पर एयर रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, हाँ, और वह उसको तुरंत गिरने नहीं देता है, धीरे धीरे वो गिरता है, और कागज की गेंद छोटी सी हो जाती है, उसकी सतह कम होती है, कम क्षेत्र पर, वह नीचे पहले गिर जाता है। ये हो गया 11 क्वेश्चन। अब है 12वां क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुणा है ना। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल जो है वह पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 है, गुना है। तो एक 10 केजी की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। तो ये तो हम जान रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के भार की अपेक्षा 1/6 गुणा है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, हमें निकालना है कि पृथ्वी और चंद्रमा पर 10 केजी वस्तु का भार क्या होगा, यानी न्यूटन में भार क्या होगा। तो हम वस्तु का द्रव्यमान पहले लिखेंगे, कितना है 10 केजी, है ना। 10 केजी है वस्तु का द्रव्यमान, एम 10 केजी है, और ये हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर पृथ्वी पर वस्तु का भार, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया m इंटू जी, है ना। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। जी हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और m हो गया 10 केजी, 10 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 98 न्यूटन, है ना। कितना आएगा 98 न्यूटन, वेट हो जाएगा 98 न्यूटन। अब है चंद्रमा की सतह पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की सतह पर जी यानी कि एफ की वेट अपेक्षा पृथ्वी की सतह की अपेक्षा 1/6 गुना है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का चंद्रमा पर भार 1/6 गुणे 98, ठीक है, 1/6 गुणे 98 न्यूटन। अब उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 16.33 न्यूटन। 1/6 को 98 से गुना करेंगे, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 16.33
न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पर भार 16.33 न्यूटन होगा और पृथ्वी पर 98 न्यूटन होगा, है ना। तो पृथ्वी की सतह पर 98 न्यूटन हो गया आंसर। इसी का हम एक बार क्या करेंगे, जब पृथ्वी पर लेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा और 10 केजी का जब हम चंद्रमा की सतह पर लेंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो उतना को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो होगा 16.33 न्यूटन। ठीक है, ये छोटा छोटा सम्स है इसलिए हम ऐसे बतला रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन भेजिएगा व्हाट्सएप में, हम उसको देख लेंगे, चाहे कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा है, मुजवानी सब हो जाएगा। अब है, ये तो हो गया 98 और चंद्रमा पर 16.33 न्यूटन, समझ में आ गया होगा। अब है 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जा रही है। हमको इसमें क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है और दूसरा पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय, कुल समय। क्वेश्चन क्या है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, यानी कि u प्रारंभिक वेग। हाँ, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेग या u कितना दिया हुआ है, 49 मीटर पर सेकेंड। लेकिन फेंकी जाती है, ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी है वह हो जाता है 0। u है 49 मीटर पर सेकेंड और v है 0 और त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये ऊर्ध्वाधर इस दिशा में है, ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, हम यहाँ पर माइनस त्वरण में लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक अधिकतम ऊंचाई जहां तक की गेंद पहुंचती है वो हमको निकालना है और दूसरा समय। तो सबसे पहले हमको ऊंचाई निकालना, हाइट निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गति के तीसरे नियम के अनुसार, तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h, है ना। हाइट हमको ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। तो v स्क्वायर है 0 और u स्क्वायर है 49। तो 49 को ब्रैकेट में करके हम स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 इंटू ए है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। हाइट को हमको निकालना है ना, ऊंचाई को निकालना है। कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 19.6 h हाइट इजकल टू 49 को हम 2 बार मल्टीपल करेंगे, 49 इंटू 49। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हाइट मिलता है हमें 122.5 यानी कि 122.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। जब हम 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है वो है 122.5 मीटर।
तो एक आंसर क्या हो गया? अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंचती है, इसका आंसर है 122.5। हाँ, 122 1 to 2.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है। अब है यहाँ पर चूंकि ऊर्ध्वामुखी था, ऊपर की दिशा में फेंका गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा -9.8 टू इंटू ब्रैकेट में -9.8 इंटू एच। तो ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद आता है 122.5। अब है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय। अब हमको टाइम निकालना है कि जब वह ऊपर गया और ऊपर से जब नीचे उतरा, वापस लौटा, लौटने में कुछ तो समय लगा होगा, तो आखिर वो समय कितना लगा? तो उसको निकालने के लिए हम v इजिकल टू यू प्लस ए टी का सूत्र से निकालेंगे। गति का पहला समीकरण v इजिकल टू गति का पहला समीकरण v इजिकल टू यू प्लस ए टी है ना। तो v कितना था? v इजिकल टू v तो जीरो था, है ना। v तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो था, तो v की जगह पे जीरो इज इक्वल टू यू है 49, यू है 49 प्लस यू प्लस ए टी, ए एक्सलेशन -9.8, 9.8 माइनस और इंटू टी, टाइम हमको निकालना है। तो इसको गुणा करने पर, पूरा क्लियर करने पर t इज इक्वल टू 49/9.8 आता है। ठीक है। और इसको कैलकुलेशन करने पर 5 सेकेंड, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आता है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। आप लोग इसको कॉपी में बना के देखिएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u प्लस ए टी, u की जगह पर 49, a की जगह पर -9.8 और t की जगह पर t, और t हमें निकालना है। तो कैलकुलेट करने के बाद 5 सेकंड आएगा। तो वस्तु को ऊपर पहुंचने, ठीक है, वस्तु को ऊपर पहुंचने और ऊपर से वापस आने, लौटने में बराबर समय लगता है। अतः वापस आने में लगा कुल समय 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड बराबर 10 सेकेंड। वो पूछता है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय कितना होगा। तो वस्तु को ऊपर पहुंचने और वापस लौटने में तो बराबर समय लगेगा। ऊपर पहुंचने में लगा 5 सेकेंड, ठीक है, और उसे वापस आने में भी लगा 5 सेकेंड। तब क्या हो गया? 5 + 5 = 10 सेकेंड। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ अधिकतम ऊंचाई 122.5 मीटर ऊंचाई तक पहुंची, और सेकंड का आंसर होगा 10 सेकेंड, 5 5 10 सेकेंड, कुल समय लगा 10। तो इस तरह से हमारा 13 तक क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 14th से क्वेश्चन डालूंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।